नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस YouTube चैनल पे स्वागत है। अपने क्लास 12 बायोलॉजी के अंदर 15वां चैप्टर चल रहा है आनुवांशिक अभियांत्रिकी। इस चैप्टर में हमने इससे पहले वाली क्लास थी उसके अंदर प्लाज्मिड के बारे में पढ़ा, प्लाज्मिड की संरचना पढ़ी। प्रमुख रूप से प्रयोग में लाए जाने वाले वाहक, आनुवांशिक अभियांत्रिकी में कौन कौन से वाहक हैं जो प्रयोग में लाए जाते हैं, तो इसमें प्रमुख रूप से प्लाज्मिड है, कोस्मिड है और जीवाणुभोजी है। तो ये प्रमुख वाहक हैं, ये हम पढ़ रहे हैं। तो आज की क्लास के अंदर हम कोस्मिड और जीवाणुभोजी है वो क्या होते हैं। प्लाज्मिड के बारे में हमने इससे पहले वाली क्लास थी उसके अंदर कंप्लीट पढ़ लिया है। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे जीवाणुभोजी और कोस्मिड क्या होता है। तो हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो, अपने चैप्टर है वो चल रहा है 15, जिसका नाम है आनुवांशिक अभियांत्रिकी। आज का जो अपना टॉपिक है वो है जीवाणुभोजी। आज का अपना टॉपिक क्या है? जीवाणुभोजी। देखो, जीवाणुभोजी किसे कहते हैं? सबसे पहले तो जीवाणुभोजी होते क्या है? तो वे विषाणु जो जीवाणु को संक्रमित कर देते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? जीवाणुभोजी कहते हैं। ठीक है, देखो जीवाणुभोजी नाम से पता चलता है, जीवाणुभोजी मतलब जो जीवाणु का भोजन करते हैं। ठीक है, कहने का मतलब वे विषाणु जो जीवाणु को क्या कर देते हैं? संक्रमित कर देते हैं। वे विषाणु जो जीवाणु को संक्रमित कर देते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? जीवाणुभोजी कहते हैं। ठीक है, जीवाणुभोजी किसे बोलते हैं हम? वे विषाणु जो जीवाणु को संक्रमित कर देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? जीवाणुभोजी कहते हैं। अब देखो, इसके अंदर प्रमुख रूप से दो जीवाणुभोजी हैं जिनका उपयोग किया जाता है। तो एक तो होता है इसके अंदर लेम्डा, ठीक है, जिसको हम, ये लेम्डा का चिन्ह होता है। तो एक तो ये होता है लेम्डा और दूसरा होता है वो होता है M13, जिनका अधिकांशतः उपयोग किया जाता है। मतलब किन जीवाणुभोजी का सबसे ज़्यादा उपयोग होता है? तो लेम्डा और M13। ठीक है, जीवाणुभोजी होता क्या है कि वे विषाणु जो जीवाणु को संक्रमित कर देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? जीवाणुभोजी बोलते हैं। होते कौन कौन से हैं प्रमुख रूप से उपयोग? लेम्डा और M13। ठीक है, अब देखो इसका एक प्रमुख विशेषता, अभी इससे पहले अपने टॉपिक पढ़ा था, कौन सा पढ़ा था? प्लाज्मिड। आज हम कौन सा पढ़ रहे हैं? जीवाणुभोजी। ये दोनों है क्या? ये दोनों क्या है? एक वाहक है। क्या है? वाहक है। ठीक है, वाहक मैंने बताया था कि जैसे यहां से यहां पर ले जाना, तो ये कार्य कौन करता है? एक वाहक करता है। कौन करता है? वाहक करता है। अब प्रश्न ये बनता है कि जीवाणुभोजी और प्लाज्मिड, इन दोनों में से अच्छा वाहक कौन सा होता है? तो जीवाणुभोजी होता है। यदि प्रश्न आपसे ये पूछा जाता है कि जीवाणुभोजी और प्लाज्मिड में से अच्छा वाहक कौन सा है, प्रश्न ये पूछा जाता है कि जीवाणुभोजी और प्लाज्मिड में से अच्छा वाहक या बेहतर वाहक कौन सा है, तो कौन सा होता है? जीवाणुभोजी होता है। अब क्यों होता है? ठीक है, जीवाणुभोजी है वो अच्छा वाहक क्यों होता है? क्या कारण है कि जीवाणुभोजी है वो अच्छा वाहक है? ठीक है, तो इसकी कुछ क्या होती है? विशेषताएं होती है। इसकी क्या होती है? विशेषताएं होती है। किसकी? जीवाणुभोजी की। देखो, जीवाणुभोजी और प्लाज्मिड, इन दोनों में से अच्छा वाहक कौन सा है? जीवाणुभोजी है। अभी क्यों है? क्योंकि इसमें कुछ विशेषताएं पाई जाती है कि इसके अंदर क्या होते हैं? डीएनए खंड, वो क्या होते हैं? बड़े होते हैं, जिससे क्या होती है? क्लोनिंग की क्रिया आसानी से की जा सकती है। और इसमें डीएनए खंड वो कितने होते हैं? 24 KB के। जीवाणुभोजी में डीएनए खंड कितने बड़े होते हैं? 24 kg के। इसके कारण इनमें आसानी से क्लोनिंग की जा सकती है। ठीक है, मतलब पहली विशेषता क्या होती है? अच्छा वाहक होने की। भाई जीवाणुभोजी और प्लाज्मिड में से अच्छा वाहक कौन है? जीवाणुभोजी। तो इसकी पहली विशेषता क्या है
कि इसमें डीएनए खंड है वो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। मतलब कितने बड़े होते हैं? 24 KB के होते हैं। ठीक है, और इसी के कारण इनमें क्या होती है, आसानी से क्लोनिंग की जा सकती है। अब देखो इसकी दूसरी विशेषता होती है। ठीक है, दूसरी विशेषता क्या होती है कि प्रत्येक जीवाणुभोजी से एक प्लाक सेक्टर उत्पन्न होता है। प्लाक सेक्टर। ठीक है, प्रत्येक जीवाणुभोजी से क्या होता है, एक प्लाक सेक्टर उत्पन्न होता है, जिसके कारण परीक्षण आसानी से हो जाता है। ठीक है, मतलब प्लाक सेक्टर होता क्या है, एक ऐसा स्थान जिस पर परीक्षण करने के लिए सुविधा हो। ठीक है, जैसे मान लो कि ये एक भाग है, इसमें से यहाँ पे एक सेक्टर बन गया, तो ये सेक्टर कौन सा हो गया, प्लाक सेक्टर हो गया। ठीक है, तो ये सेक्टर है, तो इस सेक्टर के कारण इस जीवाणुभोजी पे क्या होगी, परीक्षण है या जांच है वो आसानी से हो जाएगी। तो कहने का मतलब जीवाणुभोजी और प्लाज्मिड में से अच्छा वाहक कौन है, जीवाणुभोजी। क्यों है, क्योंकि इसमें डीएनए खंड बड़े होते हैं, इसके कारण क्लोनिंग आसानी से हो जाती है। दूसरी, इसका प्रत्येक भाग क्या बनाता है, एक प्लाक सेक्टर बनाता है। ठीक है, जिससे परीक्षण है वो क्या हो जाता है, आसानी से हो जाता है। अब देखो सबसे ज्यादा प्रयोग में कौन सा होता है, लेम्डा। दूसरा M13। ठीक है, सबसे अधिक प्रयोग में लिए जाने वाले जीवाणुभोजी का नाम क्या होता है, लेम्डा और M13। अब इन दोनों में से ज्यादा कौन उपयोग है, लेम्डा। ठीक है, जीवाणुभोजी दो है, कौन कौन से, एक तो लेम्डा और M13। लेम्डा और M13 में से ज्यादा अधिक उपयोगी कौन सा है, लेम्डा है। क्यों होता है, क्योंकि यह ई कोलाई के जीवाणु है। नाम याद रखना, यह ई कोलाई, ये नाम याद रखना। ई कोलाई के जीवाणु कौन से हैं, लेम्डा। ठीक है, जीवाणुभोजी कौन कौन से होते हैं, लेम्डा और M13। ठीक है, लेम्डा और M13 में से सबसे ज्यादा उपयोग किसका होता है, लेम्डा का होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये किस प्रकार का जीवाणुभोजी होता है, ई कोलाई, ई कोलाई प्रकार का जीवाणुभोजी होता है। तो ये तो अपना टॉपिक था, कौन सा हो गया, जीवाणुभोजी कंप्लीट। ठीक है, वाहक के अंदर अपने प्लाज्मिड कंप्लीट हो चुका है, जीवाणुभोजी कंप्लीट हो गया है। अब हम पढ़ेंगे कोस्मिड। अब अपना टॉपिक कौन सा रहेगा, कोस्मिड। अपना टॉपिक कौन सा है, कोस्मिड। ठीक है, अब अपना लास्ट टॉपिक है ये वाहक का। प्रमुख रूप से 3 वाहक थे, प्लाज्मिड, जीवाणुभोजी और कोस्मिड। अब कोस्मिड है, इसका दूसरा नाम क्या होता है, संकर वेक्टर। संकर वेक्टर। ठीक है, कोस्मिड को संकर वेक्टर भी कहते हैं, ये याद रखना। प्रश्न बनता है कि संकर वेक्टर किसे बोलते हैं, तो संकर वेक्टर किसको बोलेंगे हम, कोस्मिड को ही बोलते हैं। याद रखना, संकर वेक्टर किसको बोलेंगे, कोस्मिड को ही संकर वेक्टर बोलते हैं। अब इसकी कोस्मिड की खोज कब की गई थी, सन 1978 में। कोस्मिड की खोज कब की गई थी, सन 1978 में की गई थी। बारबरा, वैज्ञानिक का नाम याद रखना, बारबरा होन। ठीक है, और जॉन क्लोलिंस, जॉन कोलिंस। ठीक है, कोस्मिड है, इसको संकर वेक्टर भी बोलते हैं। इसकी खोज सन 1978 में बारबरा होन और जॉन कोलिंस ने की थी। अब ये होते क्या है, मतलब परिभाषा याद रखना। देखो, ऐसे प्लाज्मिड कण, ठीक है, ऐसे प्लाज्मिड कण जिनमें लेम्डा जीवाणुभोजी, ठीक है, लेम्डा जीवाणुभोजी के क्रॉस स्थलों वाले डीएनए, क्रॉस स्थलों वाले डीएनए अनुक्रमों को निवेशित किया जाता है। अनुक्रमों को निवेशित किया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, कोस्मिड। उसे
कोस्मिड कहते हैं। ये परिभाषा नोट कर लेना, इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। यहाँ से ऐसे प्लाज्मिड कण जिनमें लैम्डा जीवाणुभोजी के क्रॉस स्थलों वाले डीएनए अनुक्रमों को निवेशित किया जाता है उसे कोस्मिड कहते हैं। देखो, कोस्मिड का दूसरा नाम क्या होता है? संकर वेक्टर। इसकी खोज सन 1978 में की गई थी। किसने की थी? बारबरा होन और जॉन कॉलिंस ने की थी। परिभाषा क्या होती है कि ऐसे प्लाज्मिड कण जिनमें लैम्डा जीवाणुभोजी के क्रॉस स्थलों वाले डीएनए अनुक्रमों को निवेशित किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? कोस्मिड बोलते हैं। ये क्या होती है कोस्मिड की परिभाषा, और सबसे अधिक उपयोग में लिया जाने वाला कोस्मिड कौन सा होता है? उदाहरण, सबसे अधिक उपयोग में लिए जाने वाला कोस्मिड कौन सा होता है? PLFR6, सॉरी ये 5 होता है, ये 5, ठीक है। तो ये होता है कोस्मिड परिभाषा। सबसे पहले खोज, परिभाषा और उदाहरण। सबसे अधिक कौन सा उपयोग में होता है? तो PLFR5 ये कोस्मिड होता है, ठीक है, जिसका सबसे अधिक ज़्यादा या सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। तो देखो, आनुवंशिक अभियांत्रिकी के अंतर्गत 3 प्रमुख वाहक थे। एक बार दोबारा देख लेना। 3 प्रमुख वाहक कौन कौन से थे? सबसे पहला कौन सा था? प्लाज्मिड था। दूसरा कौन सा था? जीवाणुभोजी था। और तीसरा कौन सा था? कोस्मिड था। कोस्मिड था, ठीक है। तो ये 3 वाहक हैं। इनमें से सबसे अधिक प्रमुख वाहक कौन सा होता है? जीवाणुभोजी होता है। इसकी कुछ विशेषताएं मैंने बताई है, ठीक है। प्लाज्मिड और कोस्मिड ये भी प्रमुख वाहक होते हैं। प्लाज्मिड के अंदर कौन सा था? PBr 322। जीवाणुभोजी कौन सा था? लैम्डा और M13। और कोस्मिड कौन सा था? PLFR5। ये इनके उदाहरण आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो ये अपने इसके अंदर देखो, आनुवंशिक अभियांत्रिकी है, उसके अंदर ये 3 प्रमुख वाहक होते हैं जिनका सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है, ठीक है। सबसे अधिक उपयोग में लाए जाने वाले प्रमुख वाहक होते हैं जो ई कोलाई एक प्राकृतिक वाहक होता है। तो उसमें ये तीनों क्या होते हैं? सबसे ज़्यादा उपयोग में होते हैं। इन तीनों के बारे में हमने अच्छी तरह से पढ़ लिया। देखो, ये तीनों मैंने पहले वाली क्लास के अंदर भी बताया था, अभी मैं दोबारा बता रहा हूँ कि ये तीनों आप लोगों के प्रैक्टिकल के अंदर भी है। आपका जो प्रैक्टिकल एग्जाम होगा उसके अंदर भी प्लाज्मिड, कोस्मिड और जीवाणुभोजी तीनों का चित्र है और इनकी विशेषताएं हैं। थ्योरी एग्जाम होगा, जो वार्षिक परीक्षा का एग्जाम होगा, उसके अंदर भी ये तीनों दिए हुए हैं। आप लोगों को प्रैक्टिकल एग्ज़ाम मैं इस चैनल के माध्यम से लाइव करवाऊंगा आपको, क्योंकि स्कूलों का पता नहीं कब खुलेगी कब नहीं खुलेगी, लेकिन एक एक प्रैक्टिकल आपको कंप्लीट लाइव करवाया जाएगा। अभी नहीं करवाया जाएगा, जनवरी के अंदर, क्योंकि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है वो फरवरी में होता है। फरवरी के फर्स्ट सप्ताह में प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है, तो जनवरी के अंदर आपको प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है। इस चैनल के माध्यम से मैं एक एक प्रैक्टिकल है आपको करवाऊँगा। उससे पहले हम अपना जो भी सिलेबस है वो पढ़ रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो पढ़ रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं वो पढ़ रहे हैं, ठीक है। जो नॉर्मल चैप्टर हैं उनको ज़्यादा पढ़ाना ज़रूरी नहीं है, बल्कि जो ज़्यादा हार्ड है या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उन टॉपिक को पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे बायोटेक्नोलॉजी ये यूनिट थी, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें देखो ये 15वां चैप्टर है, इसके अंदर थोड़ा बहुत बचा है, शायद 1 या 2 क्लास के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग स्टार्ट से वीडियो है वो कंप्लीट देखें। यदि नए लोग जुड़े हैं तो पहले की जो भी क्लासें हैं बायोलॉजी की वो देखें, और वो क्लासें आपको कहाँ पे मिलेगी? चैनल के प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें क्लास 12 बायोलॉजी लिखा हुआ है। उसके अंदर आपको कंप्लीट चैप्टर, मैंने जितने चैप्टर पढ़ा दिए हैं उन सब चैप्टर की वीडियो क्रम से बनाई हुई है। तो वहाँ पे जाके आप लोग अच्छी तरह से देखें और अपने जितने भी साथी हैं उनको भी वीडियो है वो शेयर करें। धन्यवाद।